अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक खुला मंच है आप सभी के लिए, जिस पर आप फोन कर सकते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं खेती किसानी से संबंधित उनके समाधान जान सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं जैविक खेती के नए आयाम पर, और साथ ही चर्चा होगी अमरूद के बागों की देखभाल पर भी। आपके पास कोई सवाल है, कोई समस्या है, उसका समाधान आप जान सकते हैं। करना क्या है, आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याएं हमसे साझा करके समाधान हासिल कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं, आइए परिचय करवा दें। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, बता दें प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेश चौधरी, बता दें आपको ये वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर राजस्थान में। डॉक्टर चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में किस विषय पर चर्चा होने वाली है, हमने आपको जानकारी दे दी है। जैविक खेती और अमरूद के बागों की देखभाल, दोनों ही अहम विषय हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, नेटवर्क एरिया में आकर आपको कॉल करना है, जिससे आपका सवाल हम सही ढंग से सुन सके और समाधान आप तक पहुंचा सके। और दूसरा, जो कि बहुत बार हम दोहराते हैं लेकिन थोड़े किसान भाई सुनते नहीं है और इससे समस्या हो जाती है, अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए जब भी आप हमसे बात कर रहे हैं। फोन पे हमसे बात कीजिए, आप जवाब टीवी पर जरूर सुन सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए। हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जैविक खेती से ही यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर कुमार, आपके पास आना चाहेंगे। जैविक खेती की जब बात होती है तो हमारी सरकार भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको काफी बढ़ावा दे रहे हैं, किसान भी अच्छे स्तर पर अपना रहे हैं। तो अभी के अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो किस स्तर पर है जैविक खेती हमारे देश में? देखिए, मोटे तौर पे किसान भाई जानते हैं, ऐसी खेती जो रसायन मुक्त हो, जिसमें जहरीले रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको जैविक खेती कहते हैं। और धीरे धीरे हमारे देश में इसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 43.3 लाख हेक्टेयर है। और साथ ही साथ जो कर्षित क्षेत्र है, जहाँ पे जुताई करके जैविक खेती की जाती है, वो लगभग 26.5 लाख हेक्टेयर है। इसी तरीके से जो वन्य क्षेत्र हैं, जो वाइल्ड हार्वेस्ट है, जंगली क्षेत्र है, उसके अंतर्गत 16 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्र आता है। कुल मिला के 43.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है देश में, जो कि अच्छा खासा क्षेत्र है। और ये मुख्य तौर पे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह जो हमारे राज्य हैं उनमें है। और अच्छा खासा हम उत्पादन भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। तो कुल मिला के धीरे धीरे जैविक खेती का स्कोप हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किसान भी इसे अपना रहे हैं और इसे अपने लिए फायदेमंद भी बना रहे हैं। किस तरह से आप भी इसे जोड़ सकते हैं? जैविक खेती को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, उनको भी आज हम दूर करेंगे, बताएंगे इन तमाम बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं।
मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से उत्पादन लागत में कमी आती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी खासी मांग होने के कारण किसानों को आमदनी भी अच्छी हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप जैविक खेती करेंगे तो इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है। भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, मिट्टी, खाद और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में कमी आती है और खाद बनाने में कचरे का इस्तेमाल होने से बीमारियों में भी कमी आती है। आपको बता दें कि जैविक तरीके से उगाए गए अनाज और सब्जियों का स्वाद अच्छा होता है और पौष्टिकता भी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, जैविक विधि से तैयार सब्जियों की भंडारण क्षमता भी ज्यादा होती है। जैविक खेती करने से किसान की उत्पादन लागत भी 25 से 30% तक कम हो जाती है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना जैविक खेती के बारे में। इसके बारे में और हमारे विशेषज्ञ से हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अमरूद के बागों की देखभाल पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चौधरी, अमरूद की जब खेती की बात आती है तो काफी अच्छे स्तर पर कर रहे हैं हमारे किसान, काफी अच्छा मुनाफा भी इससे अर्जित करते हैं। वर्तमान समय में किस अवस्था में है यहाँ पर अमरूद और किस तरह से हमारे किसानों को यहाँ पर देखभाल करनी चाहिए? जी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि जो भी बागवानी से हमारे किसान का 2022 तक दुगनी हो, तो मैं हमारे किसान को बताना चाहूँगा कि अमरूद की काफ़ी सारी विशेषताएं जिसके कारण का फल भी साथ ही उसमें जलवायु का क्योंकि इस जो इसका जो होता है या जो इन प्रकार एवं जलवायु की सफलता अपनी कम समय के अंदर प्रति आकर्षक आकार साथ ही उस से भरपूर प्राय मूल्य, क्योंकि साल भर कम उम्र में सहजता से। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे किसानों को काफी फायदा मिल सकता है अमरूद की खेती करके। किस तरह से यहाँ पर प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। इस समय जिन किसानों ने अमरूद के बाग लगा रखे हैं, उन्हें फसल की खास देखभाल करने की जरूरत है। अमरूद में सिंचाई प्रबंधन करें, जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इस महीने पेड़ों और छोटे पौधों को पाले से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। छोटे पौधों को ढककर रखें। अमरूद को कीटों से भी बचाएं। छाल खाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीट द्वारा बनाए गए छेदों की पहचान करके उनमें मिट्टी के तेल या पेट्रोल से भीगी रुई को डालें। इसके बाद उन्हें गीली मिट्टी से बंद कर दें। पके फलों को पक्षियों के प्रकोप से बचाने की तैयारी करें। इसके लिए पेड़ों पर पक्षियों को डराने वाला चमकीला फीता लगा सकते हैं। इसके अलावा इंसान के आकार के पुतलों यानी बिजुका भी बाग में लगा सकते हैं। अमरूद में फल मक्खी के हमले की आशंका रहती है। फल मक्खी से फसल को बचाने के लिए साइपरमेथ्रिन 2.0 मिलीलीटर को 1 लीटर या मोनोक्रोटोफॉस 1.5 मिलीलीटर को 1 लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर फल के पकने से पहले 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 2 से 3 बार करें। वहीं फल मक्खी से प्रभावित फलों को तोड़कर अलग कर दें। बगीचे में फल मक्खी के वयस्क नर को फंसाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। वहीं स्टूलिंग विधि से पौधे तैयार करने के लिए 2 से 3 साल के पौधों को जमीन से 4 से 5 इंच ऊंचाई पर काट दें। इससे उनमें अगली तिमाही में फुटाव आएगा। इसके अलावा तैयार फलों को सही समय पर तुड़ाई करके बाजार में भेजें। फलों को प्रसंस्करण या मूल्य संवर्धन के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार फलों को बाजार में भेजने से पहले फलों की किस्मों और आकार के आधार पर श्रेणीकरण कर ले। ऐसा करने से बाजार में फलों की उचित कीमत मिल सकेगी। अमरूद की खेती पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपने देखी। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपको याद दिला दें कि आपके फोन कॉल्स का इंतजार हम कर रहे हैं। जैविक खेती और अमरूद के बागों की देखभाल के संदर्भ में आपके पास जो भी सवाल है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दिनेश कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं जैविक खेती को अपना रहे हैं, अच्छा फायदा भी वो अर्जित कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है फसलों की तो कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि किस फसल की हम जैविक खेती कर सकते हैं, किसकी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में फसलों का चुनाव कैसे हो?
बहुत ज़रूरी है। और मोटे तौर पे फसलों का चुनाव किसान भाई जलवायु के आधार पे करते हैं, और खास करके जो किसान भाई शुरुआत कर रहे हैं तो फसलों के चुनाव पे उन्हें विशेष ध्यान देना है। एक तो आपको पहले मार्केट पता करना पड़ेगा कि जो फसल का आप चयन कर रहे हैं उसके लिए बाजार में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के दाम आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ उसकी जो स्टोरेज की क्षमता है, यानी किसी फसल को आप कितने दिनों तक घर में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फसल है आज ही आप लाए और आज ही बेचनी पड़ी, तो इस तरह की फसलों को ना लें जो बिल्कुल ताज़ी बेचनी पड़ती हैं। जैसे दलहनी फसल है उनको ले सकते हैं, कुछ तिलहनी फसल है उनको ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मोटे अनाज वाली कुछ फसलें हैं उन पे भी आजकल ध्यान दिया जा रहा है, उनको भी आप ले सकते हैं। और क्षेत्र विशेष के आधार पर फसलों को लेना है। मान लीजिए जहाँ चाय पैदा होती है तो वहाँ पे चाय की खेती कर सकते हैं, कॉफ़ी की कर सकते हैं। जहाँ पे कपास की होती है वहाँ कपास की कर सकते हैं। लेकिन खास ध्यान ये रखना कि ऐसी फसल लें जिसमें आपके पोषक तत्वों की ज़रूरत थोड़ी कम हो, और साथ ही साथ उनकी भंडारण क्षमता भी हो, जब तक कि आपको अच्छा बाजार ना मिल जाए। बिल्कुल, तो आपको फसलों का चयन यहाँ पर किस तरह से करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी संदर्भ में हमारी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, राजेश जी पूछिए अपना सवाल। मैं जैविक खेती के बारे में जानकारी चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं जैविक खेती के बारे में? जैविक खेती की शुरुआत की जा सकता है। जी, जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, सीतापुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं डॉक्टर कुमार, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत ही लंबा प्रश्न है, इसका उत्तर देने में 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको प्रमाणीकरण के बारे में जानना कि प्रमाणीकरण क्या होता है और कैसे इसको आपको करवाना है। प्रमाणीकरण का मतलब है कि जो हमारे मानक है, जो राष्ट्रीय मानक है जैविक खेती के, उनके आधार पर आपको उत्पादन करना पड़ता है, और इसको प्रमाणित करने के लिए एक संस्था चाहिए। उस संस्था से आपको संपर्क करना पड़ेगा, जो आपको विस्तार से बताएगी कि आपका कन्वर्जन पीरियड, जो रूपांतरण काल है, कितना होगा, जो कि मोटे तौर पे 2.5 से 3 साल होगा। और साथ ही साथ आपको उत्पादन के स्टैंडर्ड जानने पड़ेंगे। हर चीज के उत्पादन के मानक अलग होते हैं। अगर आप खेती कर रहे हैं, आम फसलों को उगा रहे हैं, उत्पादन के मानक अलग होंगे। अगर आप मछली उत्पादन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, या कोई और व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसके मानक अलग होंगे। तो कुल मिला के सबसे पहले आपको मानकों की जानकारी लेनी पड़ेगी, और जो प्रमाणीकरण की एजेंसी है उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, ताकि आप जैविक खेती का काम शुरू कर सकें। तो शुरुआती आपको काम ये 2 ही करने हैं। इसके बाद आप उत्पादन तो कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको स्टैंडर्ड भी जानने होंगे। क्या आप कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसकी जानकारी आप ले लें। जी बिल्कुल, तो जैसे आप कह रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में किसी तरह की कोई ट्रेनिंग भी यहाँ पर होती है जैविक खेती के लिए? जी, ट्रेनिंग आजकल कुछ कृषि विश्वविद्यालय और हमारे ICAR के संस्थान भी किसानों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा ये कार्य धीमा पड़ गया, खास करके जब से कोरोना के चलते। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे डिप्लोमा है, डिप्लोमा इग्नू डिप्लोमा देता है जैविक खेती में। साथ ही साथ जो हमारा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद है, और इसके सेंटर हैं 7-8 देश में हमारे, ये आपको 1 महीने का डिप्लोमा देते हैं जैविक खेती के बारे में, और संपर्क कर सकते हैं। गाजियाबाद में इनका हेडक्वार्टर है, और वहां से आपको पता लगेगा और आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये ट्रेनिंग आपको बता दूं निःशुल्क होती है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता, और आपको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, तो आप अगर जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इसके लिए पहले ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण भी ले लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर कुमार की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, फसलों का चुनाव बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हर फसल की किस्म होती है, हर क्षेत्र के लिए अलग किस्म होती है, तो जैविक खेती के लिए भी अलग किस्मों का चयन करना होता है? जी बिल्कुल, अभी वैसे हमारे देश में खास करके जैविक क्षेत्रों के लिए किस्में नहीं है, लेकिन जो हमारी एग्जिस्टिंग या प्रचलित किस्में हैं उनमें से हमको चयन करना है। और इसमें मोटे तौर पे 3-4 बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। एक तो ऐसी किस्म का चुनाव लें जिसमें आपके पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो थोड़ी कम हो। जैसे धान है, मान लीजिए, तो धान में आप बासमती धान ले सकते हैं, इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट कम होती है। दूसरी तरफ हमको ध्यान देना है कि ऐसी किस्म ले जो उस क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत हो। तीसरी बात यह है कि ये जो है
कीड़ा मकोड़ा और बीमारी के लिए जो है वो मतलब रेसिस्टेंट होनी चाहिए, उसकी सहनशीलता उसके प्रति होनी चाहिए। इस तरह की किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि इसमें हम इंसेक्टिसाइड वगैरह जो कीटनाशी दवाएं हैं, रसायनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो हमारी ये सहनशील किस्में हैं उनको अगर हम लेते हैं तो हमारा फायदा होता है, उसमें कीड़े मकोड़े बीमारी कम आती है। तो इन खास बातों का आपको ध्यान रखना, ध्यान में रखते हुए बिल्कुल यहाँ पर जरूर आप किस्मों का चयन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है हम जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार अजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी टमाटर मिर्ची की खेती कर रहा हूँ, तो उसको जैसे मुझे जैविक खेती में, तो मैं रासायनिक कर रहा हूँ, जैविक में तो मैं जा नहीं सकता। आप चाह रहे हैं कि टमाटर मिर्च की जो खेती कर रहे हैं उसको आप जैविक रूप से कर सकते हैं या फिर नहीं? जी हाँ जी, जी आप अपने घर के लिए करना चाहते हैं या बाजार के लिए करना चाहते हैं? बाजार के लिए सर। बाजार के लिए। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आपको प्रमाणीकरण के बारे में जानकारी लेनी होगी। 2 तरह का प्रमाणीकरण होता है। एक तो होता है जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कराता है, उसको हम पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम कहते हैं, पीजीएस कहते हैं, जो मोटे तौर पे निशुल्क होता है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी सीमा यही है इस प्रमाणीकरण की कि अगर आपको अपना माल एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना दूसरे देश में, तो नहीं कर सकते। ये सिर्फ घरेलू बाजार के लिए प्रमाणीकरण है, जिसको पीजीएस कहते हैं, और गाजियाबाद से होता है। दूसरा होता है आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अपना प्रोडक्ट तैयार करना है, उत्पाद तैयार करना है, तो उसके लिए एपीडा कराता है। एपीडा आपका सरकारी एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, और इसका सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कहलाता है। जी। थर्ड पार्टी मीन्स कोई तीसरा आदमी आपका सर्टिफिकेशन करेगा। पहली पार्टी इसमें जैसे किसान है, दूसरी पार्टी कंज्यूमर है जो उपभोक्ता है, और तीसरी पार्टी इसमें आपका जो एजेंसी इसका प्रमाणीकरण कर रही है। तो इन एजेंसियों की लिस्ट आप apida.gov.in इस वेबसाइट से आप ले सकते हैं। 25-30 एजेंसी है जो अलग अलग राज्यों में प्रमाणीकरण का कार्य करती हैं। आपको विकल्प उपलब्ध हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रमाणीकरण को चुन सकते हैं, आपको पीजीएस कराना या थर्ड पार्टी कराना है, और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पे जो आपकी खड़ी फसल है, इसको आप जैविक में अभी नहीं बदल सकते। आपको कम से कम 3 साल का रूपांतरण काल के लिए समय रखना पड़ेगा, और शुरू में आपको सर्टिफिकेशन एजेंसी, प्रमाणीकरण संस्था से संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उस दिन से ही आपका दिन काउंट, जो समय है वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा कि 2.5-3 साल का समय लगता है पूरी तरह से कन्वर्जन पीरियड जो होता है रूपांतरण के लिए रासायनिक से जैविक खेती की ओर, लेकिन ऐसे में हमारे किसान जो हैं थोड़े से निराश हो जाते हैं कि हमारी उपज कम हो जाएगी, इसके चलते वो जैविक खेती का रुख पूरी तरह से नहीं करते। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, ये जो उपज कम होती है ये सब जगह एक समान नहीं होती। अगर हम जो हमारे बारानी क्षेत्र है, जहां पहले से ही लगभग जैविक खेती का प्रयोग किया जा रहा है, जैविक खेती की जा रही है, जहां पे उर्वरकों का इस्तेमाल प्रयोग बहुत कम हो रहा है, न्यूनतम प्रयोग हो रहा है, रसायनों का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो वो तो काफी नजदीक है जैविक खेती के। जैसे सिक्किम था, बहुत नजदीक था। इसी तरीके से उत्तर पूर्वी राज्य जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे रसायनों का प्रयोग नहीं करते। तो वहाँ पे अगर आप जैविक खेती में कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो पैदावार में गिरावट बहुत कम होती है, 5 से 10% होती है। हाँ, यही चीज़ अगर आप पंजाब, हरियाणा या जहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है वहाँ पे कन्वर्जन करते हैं, तो वहाँ पे पैदावार 30-35% कम आती है। तो ये तो पैदावार का अंतर हो गया। और साथ ही साथ जब आप मान लीजिए ये राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से पीजीएस का सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, तो वो आपको पीजीएस ग्रीन का लोगो देते हैं। तो रूपांतरण काल में जो आपका उत्पाद आता है, बाजार में जो आप बेचते हैं उससे आपको ज़्यादा दाम मिल सकता है, क्योंकि ये पीजीएस ग्रीन का लोगो मिलता है, यानी आप रूपांतरण काल के दौरान इस उत्पाद को पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, थोड़ा सा किसी भी चीज़ में हम बदलाव करते हैं तो कमी आ सकती है। इसके चलते आप जैविक खेती से दूर मत रहिए, आप जैविक खेती को अपनाइए। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर देखिएगा आपकी आमदनी धीरे धीरे खुद ही बढ़ती जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम भी आगे, और डॉक्टर चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अमरूद की देखभाल के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान समय में क्या सलाह रहेगी आपकी हमारे किसानों को?
जी, हम हमारे किसान भाई आमदनी की बात है तो अमरूद एक महत्वपूर्ण फसल है जी। क्योंकि इसके जो फल है काफी पसंद किए जाते हैं। साथ ही जो फलों की यदि हमें अच्छी गुणवत्ता चाहिए तो क्योंकि अभी जब बात कर रहे हैं हम, तो अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी से सबसे पहले बात, क्योंकि ये सर्दी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है तो हमें पाले से बचाव करना है। साथ ही इसमें साल में 3 बार बाहर आती है, जिसको बाहर कंट्रोल करना काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है अमरूद में। अमरूद में क्योंकि साल में 3 बार पुष्पन आता है, 3 बार फल आता है, तो पहला जो पुष्पन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम अम्बे बहार। अम्बे बहार की जो पुष्पन होता है वो फरवरी मार्च में आता है। दूसरी बार जो बाहर आती है उसको हम मृग बहार बोलते हैं, जो जुलाई अगस्त में आती है। तीसरी बार जो बाहर आती है वो हर्ष बहार आती है, जो भी सर्दी में आती है अक्टूबर के महीने में। तो मैं जो भी किसान भाई अमरूद की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि हमें जो बाहर लेनी है, बाहर जो हमें बाजार में कौन सी जो बाहर है उसका भाव अच्छा मिल सकता है या हमारे पास वाटर की उपलब्धता कितनी है, तो उसके बाहर ऊपर ये निर्भर करती है। लेकिन जो मृग बहार होती है, जो कि सर्दियों में जिसके फल पकते हैं, वो काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो अमरूद की जो सबसे बड़ी समस्या आती है फल मक्खी की। फल मक्खी के कारण हमारे जो किसान भाई है उनकी अपनी उपज का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो बाकी की जो 2 बहार है उसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर इस वर्तमान समय में हमारे किसान ये कर सकते हैं। तो आपसे इस संदर्भ में और जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जान लेते हैं। नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो अमरूद के पौधे जो 30 साल 35 साल के पुराने हो गए हैं, तो उनको किस प्रकार से उनमें खाद करें, क्या करें जिससे उसका फल बड़ा है, फल खूबसूरती हो, फल में स्वाद हो, फल में मिठास हो, तभी उस फल की हमारे बाजार में कदर होगी। और जो नए बाग हम लगाएंगे तो इसमें हमारा पीएच मान 7.5 मिट्टी का बताता, तो ये बलुई मिट्टी में अच्छा होगा कि दोमट मिट्टी में अच्छा होगा कि काली मिट्टी में अच्छा होगा, किस प्रकार की किस्म की मिट्टी होनी चाहिए नए बाग के लिए? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर चौधरी? पहले तो आप इनके पहले ही सवाल का जवाब दे दें कि 30 से 35 साल के अगर वृक्ष हो गए हैं तो किस तरह से कटाई छटाई का कार्य करें? जी, हमारे किसान भाई ने क्योंकि एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न पूछे, तो सबसे पहले जो उन्होंने पूछा कि उन्होंने बगीचा लगा रखा है लेकिन उसकी 30 से 35 साल उम्र हो गई है, तो क्योंकि ऐसे बगीचों को हम अनप्रोडक्टिव बगीचे बोलते हैं, जिससे ज्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता। और एक अमरूद की सबसे खास बात होती है कि इसमें हमेशा जो पुष्पन और जो फलत होता है वो नई शाखाओं पे होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कलियां सृजन होती है उतनी ही ज्यादा उसमें पुष्पन और फलत होता है। जी, मैं हमारे किसान भाई को बोलना चाहूंगा कि एक बार आप पूरे बगीचे को जो भी, क्योंकि इनकी उपज में काफी कमी आ गई है, तो पूरे बगीचे की एक बार काट छाट कर लेंगे। और काट में साल में 3 बार कर सकते हैं, जनवरी फरवरी के महीने में कर सकते हैं, जुलाई में कर सकते हैं और सितंबर अक्टूबर के माह में कर सकते हैं। वो निर्भर करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हम कौन सी बहार लेना पसंद करते हैं। तो एक आप उसकी अच्छी तरह से प्रूनिंग कर लें। उसके बाद में दूसरी बात हमारे किसान भाई ने पूछी कि कौन सी मिट्टी इसके लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि अमरूद उगाने के लिए 7.5 पीएच मान वाली जो मृदा है वो सर्वोत्तम होती है। लेकिन बलुई जो मिट्टी होती है, जो सैंडी सोइल होती है, जिसका या थोड़ी सी सेलाइन सोइल होती है, जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, ऐसी मिट्टी में विल्ट को काफी बढ़ावा देती है। वहां पर उखटा रोग काफी देखा गया है। यही कारण है कि जो हमारा राजस्थान, हरियाणा या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर विल्ट के कारण जो बड़े बड़े बगीचे हैं वो भी खराब होते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्योंकि मिट्टी है बलुई दोमट जो मृदा है वो सर्वोत्तम होती है। साथ ही मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक हो और उसमें जीवाश्म जो पदार्थ है वो प्रचुर हो, तो वो सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। जी बिल्कुल, तो नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपके दोनों ही सवालों का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। हम उम्मीद करते हैं अब आप अच्छी तरह से कटाई छटाई जरूर करेंगे अपने अमरूद के वृक्षों की। और नए बाग लगाने हैं तो किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। और ऐसी ही हम जानकारियां आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जैविक खेती और अमरूद के बागों की देखभाल पर। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी प्रमोद कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो प्रमोद जी। हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी बोले कि केला का खेती जो है जैविक तरीका से कर सकते हैं या नहीं? जी, केले की खेती जैविक रूप से कर सकते हैं या नहीं डॉक्टर कुमार? हाँ, या करने का तरीका बताया जाए। जी देखिए, तरीका तो मोटे तौर पे आप जो केले की खेती पारंपरिक विधि से कर रहे हैं उसी तरह से आपको करना है, और जैविक खेती आप इसकी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जाननी होगी, जिससे कि जब से आप रूपांतरण इसका शुरू करें, कन्वर्जन शुरू करें, तो आपकी तारीख लग जाएगी एक तरह के, भाई इस तारीख से, क्योंकि 3 साल का कन्वर्जन पीरियड होता है मोटे तौर पे इसमें। तो सबसे पहले आप प्रमाणीकरण के बारे में जानकारी लें, फिर आप स्टैंडर्ड्स जानें, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड क्या होते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही बताया आपको, एपीडा जो है हमारी संस्था है, एपीडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ आप संपर्क करें, ऑनलाइन हो जाता है आजकल, और स्टैंडर्ड्स का पता करें। स्टैंडर्ड भी वहीं आपको लिखे लिखाए मिल जाते हैं, किताब आती है किसकी। इसी तरीके से अगर आपको राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम वाला प्रमाणीकरण कराना है, तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, जो पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम है। यानी सबसे पहले आप प्रमाणीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बाद केला तो आप पैदा कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें आपको उन स्टैंडर्ड के हिसाब से केले की खेती करनी पड़ेगी, और इन स्टैंडर्ड्स में आप रसायनों का प्रयोग नहीं कर सकते। मोटा मोटा आपको यही बताना है।
और पोषक तत्वों की आपूर्ति आप जैविक तरीके से अपनी फसल में करेंगे। जी बिल्कुल, तो आप केले की जैविक खेती निश्चित तौर पर कर सकते हैं प्रमोद जी। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ बागपत से जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। किशन जी आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल जो है जैविक खाद के बारे में है डॉक्टर साहब। जैविक जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैंने वाम का प्रयोग किया है पहली बार गेहूं में। हाँ? पूसा से मैंने वाम खरीदी थी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमें ये जानकारी हो सकती है कि एक्टिव हो गया क्या वाम खेत में। और दूसरी जानकारी है वाम का हमारे पास गोबर की खाद है कई क्विंटल, तो उसको भी क्या उसमें भी वही सारे गुण आ सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं क्या हम, ऐसा कुछ हो सकता हो तो ये सारी जानकारी लेनी है। बिल्कुल, आपकी फसल पे ये असर कर रही है या नहीं कर रही है इसका पता हम लोग लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको अपना नमूना भेजना पड़ेगा जड़ सहित, उसकी जड़ सहित नमूना मिट्टी का आप भेज दीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी। और वैसे भी मोटे तौर पे जो वाम होती है इसको एम फंजाई कहते हैं आजकल, AMF कहते हैं। वाम नाम अब बंद हो गया है, तो चीज़ वही मिली है आपको, वाम ही मिली है, लेकिन ये नाम अब वैज्ञानिक लोग मानते नहीं है, एम फंजाई कहते हैं इसको। और इसके बड़े फायदे हैं, ये फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाती है, उसका अपटेक या अधिग्रहण बढ़ाती है मिट्टी से, और साथ ही साथ ये मिट्टी का जो जड़ों का सतह का सरफेस है उसको भी बढ़ाती है, यानी एब्जॉर्प्टिव एरिया, रूट एब्जॉर्प्टिव एरिया भी बढ़ाती है, यानी जो जड़ों की शोषण करने की क्षमता है उसमें मदद करती है। दूसरा, आप इसका प्रयोग करने के पहले, जब आप प्रयोग करने जा रहे हैं तब आप गोबर में मिला के भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आपकी फसल को वही लाभ मिलेगा जो आप बीज उपचार करके लाभ लेते हैं। जी, तो आपको बिल्कुल ये लाभकारी साबित हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, रोहतक हरियाणा से जगबीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? जी मैंने अमरूद की खेती लगाने की इच्छा है जी, बाग करने की, और हमारे खेत के अंदर नमी है, उसमें कामयाब हो सकती है जी। तो जसबीर जी का सवाल है डॉक्टर चौधरी कि अमरूद की खेती करना चाहते हैं, खेत में नमी है, तो ऐसे में क्या सलाह रहेगी आपकी? जी, अमरूद की जो खेती है, क्योंकि वो काफी सहजता से हो जाती है, इसके लिए कोई विशेष प्रकार की जलवायु अथवा भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। हमें यही ध्यान रखना है कि जो भूमि है उसका जल निकास अच्छा हो, और साथ ही उसमें जीवाश्म में जो पदार्थ है वो भी काफी प्रचुर मात्रा में है, तो हम आराम से खेती कर सकते हैं। वैसे भी हरियाणा में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से दो बड़ी अच्छी किस्में विकसित हो रखी है, हिसार सुरखा एवं हिसार सफेदा। हिसार जो सफेदा जो किस्म है वो उसका गुदा सफेद रंग का होता है, और जो सुरखा है वो गुलाबी रंग का होता है। ये दोनों किस्में हैं वो पूरे हरियाणा के लिए रिलीज हैं, और पूरे हरियाणा में काफी किसान भाई इसकी खेती कर भी रहे हैं। क्योंकि सबसे जो हम खेती कर सकते हैं, और हमारे जो किसान भाई हैं वो काफी बागवानी फसलें लगाते भी हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या वही आती है कि जब तक किसान भाई को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है, जो गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री है, वो यदि उपलब्ध नहीं हो पाती है तो किसान भाई को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें देखना ये है कि यदि हमें अच्छी क्वालिटी के पौधे हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं, और फिर बाद में बात आती है कि हम उनको कितनी दूरी पे लगाएं। तो सामान्यतः हम इस जो पौधों का जो रोपण है वो 5 बाई 5 मीटर अथवा 6 बाई 6 मीटर पे करते हैं, जिसको अपन सामान्यतः रोपण विधि बोलते हैं। उसमें लगभग 277 पौधे हैं वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लग जाते हैं। लेकिन केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो अपने रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है, उन्होंने एक रिसर्च के ये पाया है कि जब हम इन अमरूद के पौधों का रोपण 3x3 मीटर लगभग 9 फीट पौधे से पौधे की दूरी एवं 9 फीट कतार से कतार की दूरी पे है यदि हम रोपण करते हैं, तो उस पे हम अच्छी क्वालिटी के फल ले सकते हैं, साथ ही अधिकतम उपज भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाई खेती करना चाहते हैं वो आसानी से अमरूद लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो अमरूद का जो पौधा है वो लगभग हर घर में देखने को मिल जाता है। इसमें हमें ध्यान यही देना पड़ता है कि इसकी हम समय पे काट छांट करें और फल मक्खी का हम सही समय पे नियंत्रण करें। जी बिल्कुल, तो आप रोहतक में बेझिझक यहाँ पर लगा सकते हैं अमरूद के बाग अगर आप लगाना चाहते हैं तो। ऐसे में डॉक्टर चौधरी आपकी क्या सलाह रहेगी हमारे किसानों को कि सही समय क्या रहता है नए बाग लगाने का?
जी, वैसे इसका सर्वोत्तम जो समय है वो बारिश वाला मौसम माना जाता है। जुलाई अगस्त का समय सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि किसान भाइयों के पास में इरिगेशन यदि आसानी से उपलब्ध है तो फरवरी मार्च में भी इसका रोपण कर सकते हैं। रोपण से पहले कि जुलाई अगस्त में जो किसान भाई इसका रोपण करना चाहते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अभी से वो लोग प्लान कर लें। सबसे पहले अपने जो भी अच्छी क्वालिटी की जो पौध रोपण सामग्री है उसकी बुकिंग करवा लें। बुकिंग हमेशा जो भी कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है अथवा जो भी जो सरकारी जो संस्था है वहीं से पौधे खरीदें। क्योंकि आजकल देखने में आता है कि अमरूद में सबसे दो ही बड़ी समस्या आती है, खासकर अपने नॉर्थ इंडिया में, एक विल्ट की उखटा रोग की, दूसरी नेमेटोड्स की। नेमेटोड्स के कारण जो बड़े बड़े जो बगीचे हैं, खासकर जैसे हरियाणा में भी हम लोग देखते हैं कि हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, नेमेटोड्स के कारण, क्योंकि नेमेटोड्स है वो एक पौधे से ही दूसरे पौधे में प्लांटिंग जो मेटेरियल है उसी के द्वारा फैलता है। जब हमने यदि स्वस्थ पौधे हमने यदि रोपण कर लिया तो उसके बाद में हम ये मानते हैं कि लगभग हमने 50% जो अचीव करना था अपने बगीचे का वो कर लिया। उसके बाद में अप्रैल मई में जब भी धूप काफी तेज होती है उस समय गड्ढों की खुदाई कर ली। इसके लिए लगभग 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर, लगभग 2 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा और 2 फीट ऊंचा हमें गड्ढों की खुदाई कर लेनी चाहिए। प्रति गड्ढे के हिसाब से लगभग हमें 20 किलोग्राम गोबरी खाद, साथ ही हमें आधा किलो से लेकर 1 किलोग्राम नीम की खली भी डाल देनी चाहिए, जिससे नेमेटोड्स की समस्या भी कम आएगी, दूसरी तरह की कीट एवं बीमारियों से भी बचाव हो पाएगा। उसके बाद में बात आती है पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी। जैसे हम बात कर रहे थे 6 × 6 मीटर अथवा हम 3 × 3 मीटर पे भी हम इसका रोपण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए सही समय क्या है और रोपाई के समय आपको किस तरह की तैयारियां करनी है, हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर कुमार का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उनके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पोषक तत्वों का प्रबंधन जैविक खेती में बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। इसके लिए आप फसल चक्रों को अपनाएं, जिसमें कि आप दलहनी फसलों का समावेश कर लें। साथ ही दलहनी फसलों को आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में या मिश्रित सस्यन के रूप में भी उगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जैविक खाद हैं, जैविक खादें जैसे कि गोबर की खाद है, तमाम तरह की कंपोस्ट खाद हैं, पत्ती की कंपोस्ट बनती है या भूसा जो जलाया जाता है उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। हमारे घरेलू सामग्री उससे भी कंपोस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्मी कंपोस्ट है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, फसल अवशेषों का भी प्रयोग कर सकते हैं और जैव उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो खलियां हैं, ऐसी खलियां जो पशुओं को नहीं खिलाई जाती उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीम की खली है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी कोई खली जिसका कोई अन्य उपयोग ना हो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब का संयुक्त प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा होगा, इंटीग्रेटेड प्रयोग ज़्यादा अच्छा होगा, एकीकृत प्रयोग, क्योंकि हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती। तो जिस क्षेत्र में, जिस खेत पे जो भी चीज़ इनमें से मिल जाती है उनका आप कॉम्बिनेशन बना के अपनी फसल में प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है पोषक तत्व प्रबंधन करते समय जब आप जैविक खेती कर रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, मंदसौर से हमारे साथ विनोद जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। विनोद जी अपना सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए विनोद जी। मैडम ये बोला कि हमारा क्या 1 साल से संतरे की फसल लगा रही थी तो उसके अंदर क्या मैडम के फूल नहीं आ रहे मैडम? आपने एक साल से इसमें है कि अमरूद की फसल में फूल नहीं आ रहे मैडम। अमरूद की फसल में 1 साल हो गया करीब जी, उसमें क्या कारण है मैडम? तो डॉक्टर चौधरी कितने साल पुराना है आपका जो बाग है? हमारा बगीचा 3 साल पुराना मैडम, करीब। जी डॉक्टर चौधरी क्या कहेंगे आप, फूल नहीं आ रहे हैं? जी इन्होंने पौधे जो अपने ग्राफ्टिंग वाले लगाए हैं या देसी पौधे लगाए हैं? विनोद जी क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग वाले लगाए हैं या फिर देसी पौधे लगाए हैं? देसी पौधे लगाए मैडम, देसी पौधे लगाए हैं। जी बताएं डॉक्टर चौधरी। जी यही मैं किसान भाइयों से बार बार गुजारिश करता हूँ कि जी जी विनोद जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।
तो विनोद जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा हम किसान भाइयों से यही गुजारिश रहती है कि क्योंकि जितने भी हमारे बाग बगीचे हैं या दूसरे चाहे हम अन्य दूसरे फलदार पौधों भी ले लें, तो उनमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब हमारे किसान भाई को क्वालिटी रोपण सामग्री नहीं मिल पाती है तो उसमें फलत कम होता है अथवा फलत कई समय बाद में आता है। तो जैसे विनोद जी बता रहे हैं, इन्होंने देसी पौधे लगाए हैं जिसको हम बीजू पौधे भी कहते हैं। तो इनके जो पौधे हैं वो 3 साल के हो गए हैं। तो यदि जब हम ग्राफ्टिंग वाली, क्योंकि आजकल वेज ग्राफ्टिंग काफी ज्यादा अमरूद में चल रही है, साथ ही भेड़ कलम के भी पौधे आसानी से मिल जाते हैं, ऐसे पौधे रोपण के 3 साल बाद में अच्छी फलत में जाते हैं, व्यावसायिक उत्पादन में जाते हैं। लेकिन जब तक हम देसी पौधों की बात करते हैं वो 4-5 साल ले लेते हैं। फिर भी मैं विनोद जी को बताना चाहूंगा कि क्योंकि इसमें साल में 3 बार पुष्पन होता है और जब तक हम पौधों को स्ट्रेस नहीं देते हैं, जैसे पानी को यदि नहीं रोकेंगे, तो यदि हम उसमें लगातार पानी देते रहेंगे, लगातार पोषक तत्व देते रहेंगे, तो उसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है, वानस्पतिक बढ़वार है, वो तो होती रहती है लेकिन पुष्पन में नहीं आता है। तो आप एक बार मार्च से लेकर अप्रैल मई तक आप उसमें पानी रोक दीजिए। उसके बाद में एक बार उनकी जब पत्तियां झड़ जाएगी, जब पुनः फिर उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो वानस्पतिक बढ़वार है, उस समय जब होती रहे, उस समय आप उसमें अच्छी खाद पानी डाल के फिर एक बार उसमें पुष्पन हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जी बिल्कुल। तो विनोद जी आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी हमारे कई दर्शक कॉल करते हैं, अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा लेते हैं, जिन्हें अब हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। एक कॉल आया हमारे पास उत्तर प्रदेश से प्रभाकर सिंह जी का, और इन्होंने पूछा है डॉक्टर चौधरी आपसे एक सवाल कि हमारे अमरूद के पेड़ में फलों में छेद है और लार्वा सा निकल रहा है, ये क्या है और क्या है इसका उपचार? जी, ये अमरूद में बड़ी समस्या है और बारिश वाले मौसम में तो खासकर 90% तक जो भी फसल होती है वो खराब हो जाती है। ये समस्या आती है मुख्यतः फल मक्खी के कारण। फल मक्खी में क्या होता है, जब फल छोटा रहता है उसी समय जो इसके जो मक्खी होती है वो अंडे दे देती है फल के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं देते। जब हम फल को काटते हैं अथवा उसको तोड़ते हैं तब हमें दिखाई देता है कि उसमें काफी सारे लार्वा दिखाई देते हैं। तो ये अमरूद में बड़ी समस्या है और इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आजकल बाजार में जो फेरामोन ट्रैप आते हैं, मक्खी को आकर्षित करने वाले ट्रैप आते हैं जिसमें ल्यूर लगा होता है, या इसको हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं मिथाइल यूजिनोल से। तो ये मिथाइल यूजिनोल क्या करता है, ये जो नर जो की मक्खी होती है, नर मक्खी को आकर्षित कर लेता है और उसमें हम कोई भी कीटनाशी दवा है जैसे मेलोथियन है, रोगोर है, वो हम उस जो अपना ट्रैप लगा रहे हैं उसमें भर देते हैं, तो जो भी मक्खी वगैरह उसमें गिरेगी वो नष्ट हो जाएगी। दूसरा इसका नियंत्रण हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समस्या आती है जब हम हमारे बगीचे की अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं करते हैं, जो भी फल छेद वाले हो जाते हैं वो अपनी जमीन पे गिरते रहते हैं और वो समस्या आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो हमें सबसे पहले हमारे जो भी बगीचे लगा रखे हैं उसको बिल्कुल वीड्स फ्री रखना है, हमें बिल्कुल खरपतवार रहित रखना है। साथ ही जो रोग ग्रसित जो अपने फल होते हैं उन फलों को भी कहीं एक गड्ढा करके उसमें दबा देना चाहिए। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि यदि हमें और भी अच्छी क्वालिटी की यदि हमें फल चाहिए तो आजकल थैलाबंदी की जो प्रक्रिया है वो भी काफी चलती है, जिसमें पॉलीथीन या जो नेट बैग बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वो भी यदि हम फलों पे लगा देते हैं तो जो फल की क्वालिटी होती है, उसकी चमक होती है, वो काफी अच्छी आती है। उसमें मार्केट वैल्यू जो फल की मिलेगी वो हमें दूसरे फलों की तुलना में बहुत अच्छी मिलेगी। जी बिल्कुल। तो प्रभाकर जी आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। और एक और कॉलर ने अपना सवाल रिकॉर्ड करवाया था, उसे शामिल करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी।
पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हमारी चर्चा जारी है जैविक खेती और अमरूद के बागों की देखभाल के बारे में। कोई सवाल है आपके मन में, जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। टोल फ्री नंबर डायल कीजिए, कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल सुनेंगे, समस्या का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 करण जी, आपको आवाज मिल रही है जी? अपना सवाल पूछिए। हेलो, अपने टीवी पर ध्यान मत दीजिए, अपना सवाल सीधा हमसे पूछिए। जी आपकी आवाज कम आ रही। अपना सवाल पूछिए। जी हम सवाल ये पूछना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से जी अपने को जैविक खेती में पपीता लगानी है तो वो वहाँ कैसे शुरुआत करें? जी सीहोर मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। आपको घर के लिए लगाना है या बाजार के लिए लगाना है पपीता? सर बाजार के लिए। देखिए बाजार के लिए लगाना है तो हर किसान जो भी जैविक खेती में रुचि रखते हों उनको सबसे पहले प्रमाणीकरण के बारे में जानना होगा। प्रमाणीकरण क्या होता है और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक खेती के, जैविक खेती के मानक क्या होते हैं। मानक का मतलब होता है कि आपको कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते जैविक खेती में, क्या आप डाल सकते हो, क्या आप नहीं डाल सकते, किस तरह से उसको करना है, ये सब लिखित रूप में होता है। और इसका कोई वेरिफिकेशन करेगा, कोई प्रमाणन करेगा इसका, वो होगी सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो प्रमाणीकरण की संस्था से आपको संपर्क करना होगा। जो 2 तरीके हैं, पहला तरीका आप राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद और इसके रीजनल सेंटर है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी संपर्क हो जाता है। और दूसरा एपीडा है, एपीडा से आप संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट है epida.gov.in। यहाँ पे विस्तार से जैविक उत्पादों के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में ज्ञान दिया हुआ है। वहाँ आप जान सकते हैं कौन कौन सी प्रमाणीकरण की संस्थाएं हैं। सरकारी भी संस्थाएं हैं कुछ जो करती हैं और कुछ गैर सरकारी है। हाँ ये चार्ज लगाती हैं, इसमें इनको पैसा देना पड़ता है और प्रति एकड़ के हिसाब से, जबकि जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र वाला प्रमाणीकरण है वो मोटे तौर पे निःशुल्क होता है। लेकिन वो आपके जो घरेलू बाजार है उसके लिए होता है और ये आप कहीं भी बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी होंगी, तभी आप जैविक खेती की शुरुआत करें।
जी बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। चूरू राजस्थान से ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। ज्वाला प्रसाद जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए, दोबारा आपका कॉल कनेक्ट होगा, हम आपका सवाल सुनेंगे, जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, और जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि कॉल सेंटर नंबर पर भी एक कॉल आया हुआ था जिसे हमने रिकॉर्ड किया है, जिसे हम कार्यक्रम में अब शामिल करेंगे। गुजरात से रंगनाथ सागर जी ने हमें कॉल किया था और इनका कहना था कि हमारा अमरूद का जो पेड़ है 9 साल का है, इसमें फलत कम हो गई है, कोई बीमारी भी नहीं है, पोषक तत्वों की कमी है शायद, तो इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर चौधरी क्या कहेंगे? इनको लग रहा है पोषक तत्वों की कमी है, आपूर्ति कैसे करें? जी, जैसे हम बात कर रहे थे अमरूद में, क्योंकि साल में 3 बार पुष्पन और 3 बार फलत होता है, तो हमें संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व डालने बड़े आवश्यक हैं, बड़े जरूरी हैं। खासकर हम भी सर्दियों के मौसम में जब देखते हैं तो हमारे अधिकतर किसान भाइयों की समस्या होती है कि अभी जो अमरूद की जो पत्तियां होती है वो रेडिश कलर की हो जाती है, जिसको हम इसमें ब्रोंजिंग बोलते हैं। तो ब्रोंजिंग एक बड़ी कॉमन समस्या है, लगभग अधिकतर बगीचों में देखी जा सकती है। ये जो समस्या आती है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल होते हैं, जैसे खासकर हम बात करें फास्फोरस, पोटास एवं जिंक, क्योंकि जब हम लगातार हम फसल लेते रहते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई बराबर नहीं होने देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पत्तियां हैं, पत्तियों का कलर ब्रोंज टाइप का हो जाता है, वो गुलाबी रंग की सी हो जाती है, और ये समस्या सर्दियों में तो अधिकतर लगभग बगीचों में देखी जाती है। साथ ही इससे ये भी होता है कि जो फल होते हैं वो फल भी कड़े हो जाते हैं, फलों का आकार भी छोटा हो जाता है। तो हमें इसके लिए लगभग 20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबरे खाद, लगभग 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, लगभग 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, और साथ ही हमें लगभग 100 ग्राम जिंक सल्फेट है वो प्रति पौधे के हिसाब से हमें प्रति वर्ष देने की आवश्यकता होती है। साथ ही जैसे दूसरे जो पौधे होते हैं उसी की तरह, क्योंकि हमारा जो दूसरा विषय भी है जैविक खेती, उसमें भी हम बात करते हैं पोषण की, तो पोषण इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जितने भी जो फलदार पौधे होते हैं उसमें सूक्ष्म जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, हमारे किसान भाई मुख्यतः यही करते हैं कि या तो यूरिया डाल दिया, डीएपी, वो दूसरे तरह के पोषक तत्व नहीं डालते हैं। तो हमें जिंक सल्फेट भी हमें यूज करनी चाहिए। साथ ही जो बोरोन वगैरह जो तत्व हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको हमें प्रति पौधे के हिसाब से हम चाहे मिट्टी में भी डाल सकते हैं अथवा हम उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। जी, तो ये पोषक तत्व हैं जिनकी आपूर्ति करनी जरूरी है। रंगनाथ जी, बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल आइए हम जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। यशवंत जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो हम जामफल के, मेरे पास 50 पेड़ हैं जी, और 50 पेड़ों में ये है कि जामफल है ना पक नहीं पाता, कच्चा रहता है और छोटा रहता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है उसमें। और ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और जिससे कि वो हमारे को ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो सके? तो हम चाहेंगे कि उसके बारे में हमारे वैज्ञानिक हमको बताएं। जी, कितना पुराना पौधा है आपका? कम से कम है 4-5 साल पुराना। 4-5 साल पुराना है। डॉक्टर चौधरी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे किसान भाई को? जो हमारे किसान भाई करें, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अमरूद को क्योंकि लोकल भाषा में जामफल भी बोलते हैं, तो इन्होंने जामफल के जो पौधे लगा रखे हैं उनके फलों के आकार अच्छा नहीं हो पाता है। तो अमरूद में हम बात करते हैं एक तो काट छांट की, क्योंकि काट छांट इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें चाहे फलों की आकार बढ़ाना हो अथवा उसकी गुणवत्ता हमें अच्छी लेनी हो, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उसकी काट छांट जब भी आप जैसे जनवरी फरवरी के माह में अथवा जुलाई अगस्त में आप एक बार काट छांट कर ले, यदि साल में 2 बार भी हम काट छांट कर लेते हैं, अथवा जो किसान भाई कई तो ऐसे होते हैं जो साल में एक भी बार उसकी प्रूनिंग काट छांट नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि बराबर उसकी काट छांट करें। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि इसमें 3 बार पुष्पन और 3 बार ही फलत होता है, तो हमें एक ही फलत लेनी है, क्योंकि जब हम कंटिन्यू 3 बार फलत लेंगे
तो उससे हमें फलों की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं आएगी। तो उसके लिए काफी सारी विधियां हैं, मेथड्स हैं, जैसे खासकर हम यदि हमारे पास में जैसे आप बता रहे हैं 50 पौधे हैं तो आप उनके जो फूल हैं वो हाथों से तोड़ सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो हम जैसे फरवरी माह से लेकर अप्रैल तक हम पानी रोक देते हैं। यदि वो संभव नहीं है तो फिर बाद में हम जैसे रसायन भी आते हैं, नेफेथिलिन एसिटिक एसिड अथवा जो यूरिया है उसका भी हम 10 से 15% का छिड़काव कर देते हैं। तो जो अपनी पत्तियां और जो फूल हैं वो गिर सकते हैं। जो बहार हमें लेनी होती है उस बहार, जैसे आप मध्य प्रदेश से बता रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मृग बहार सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, जो जुलाई में जिसमें पुष्पन आएगा और जो फल है वो सर्दी में पकेंगे। तो केवल आप एक बहार लीजिए, आपके फल हैं बड़े अच्छे आएंगे, अच्छी क्वालिटी के तो किस तरह से आपको अच्छी बढ़वार लेनी है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और इसके लिए डॉक्टर चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका। आपने अहम जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार उपस्थित हैं। अंतिम सवाल आपसे, हमारे किसानों को जैविक खेती के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए जैविक खेती हमारी मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक है। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इससे उत्पन्न जो फसल होती है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर्यावरण का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और साथ ही साथ जो लोग इसका उपयोग करते हैं उत्पाद का उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो आप जैविक खेती को अपनाएं और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और चारों तरफ खुशी खुशी रहेगी। जी बिल्कुल, तो हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है जैविक खेती, बस शर्त है आप इसे सही तरीके से यहाँ पर अपना लें और समझ के अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो किसान भाइयों बहनों, जैविक खेती के नए आयाम और साथ ही अमरूद के बागों की देखभाल कैसे कर सकते हैं आपने आज के कार्यक्रम में जान लिया। अब आपको बता देते हैं कि अगले कार्यक्रम का हमारा विषय क्या रहने वाला है। अगले कार्यक्रम में हम विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। बहुत ही अहम और हम कह सकते हैं महत्वाकांक्षी योजना है, इस पर ही केंद्रित होगा, आधारित होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप इसके संदर्भ में जो भी विषय के संदर्भ में सवाल हैं आपके पूछ सकते हैं, पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़िए, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव अपने सवाल पूछ सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। और एक विशेष जानकारी आपके लिए, QR कोड जो दिखाया जा रहा है इसे स्कैन कर लीजिए। दोबारा आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के जरिए देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।